हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आप मुझे सच सच बताओ कि क्या आपने आज तक एनसीईआरटी खोली भी है? खोली छोड़ो, खरीदी भी है आज तक? नहीं ना। मुझे पता है क्योंकि आपने अगर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो आपने रेफरेंस बुक से करा होगा या फिर अपने ट्यूशन के नोट्स या अपने स्कूल के नोट्स से किया होगा, है ना। बट एनसीईआरटी तो टच भी नहीं करी है। बट आपको पता है कि आपने कितना बड़ा नुकसान करा है अपना, क्योंकि 60 to 80% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी मतलब एक ऐसी बुक है कि जिसको आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसी में से ही बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। हाँ, रेफरेंस बुक्स जरूरी है, वो बाकी का जो बचा हुआ 20 to 30% पेपर है वो रेफरेंस बुक से ही आता है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है। बट जो मेन कंटेंट है वो एनसीईआरटी ही प्रोवाइड करती है आपको, एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है फिजिक्स है एनसीईआरटी के अंदर। तो इस सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी। एंड स्ट्रिक्टली हम सिर्फ एनसीईआरटी के कंटेंट पे ही रिलाई करेंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बता रही हूँ मैं आपको। जैसे आज मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सेमीकंडक्टर की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो उसमें जो बाकी का 20% है वो भी है, तो वो इम्पोर्टेंट है देखना। बट एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी ही है, इसको मैंने ब्लैक फॉन्ट में कर दिया है, क्योंकि थोड़ा मतलब आईज में वो ना हो, है ना, चुभे ना व्हाइट कलर, इसीलिए। बट है एनसीईआरटी ही। तो आपका काम बस इतना ही है कि आपको बैठना है, बस एनसीईआरटी की बुक ओपन करो। आपके पास अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे पढ़ाऊंगी। आप ऑनलाइन साइड में उसको खोल लो, एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको नोट्स बना लो या फिर मार्क कर लो अपनी बुक में, अगर आपके पास बुक है तो, क्योंकि ये पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दैट टू लाइन बाय लाइन। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये पता होना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन और ये जो भी लिखा होता है एंड पॉइंट की चीजें हमें ये नहीं पढ़नी होती है। मेन चीज पढ़नी है, मेन कंटेंट पढ़ना है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, इजिली स्किप कर सकते हो आप। आगे भी ये भी इंट्रोडक्शन ही है, इसको भी इजिली स्किप कर सकते हो। तो अब जो पार्ट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब अब बोलोगे आती ही छुड़वा दिया, तो वही, इसमें कुछ पढ़ने का था ही नहीं, तो कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है बस। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया मटेरियल्स का, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स का, वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सबसे पहले हमने उन्हें इस बेसिस पे डिवाइड किया कि उनकी कंडक्टिविटी की रेंजेस क्या हैं। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड जो रेजिस्टिविटी होती है उसको रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिविटी सिग्मा एंड रेजिस्टिविटी क्या है, रो। एंड रो एंड सिग्मा के बीच में रिलेशन क्या लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है, तो कैसे उनको क्लासिफाई किया गया? सबसे पहले मेटल्स को क्लासिफाई किया गया। मेटल्स दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है ना, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते हैं कि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। देन तो इसकी कंडक्टिविटी की रेंजेस, मतलब रो एंड सिग्मा की रेंजेस कितनी दी गई? रो रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻2 से 10⁻8, एंड सिग्मा इज 10⁻2 से 10⁻8। तो दोनों के बस साइन अलग है ना, वैल्यू सेम है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको लर्न करने के लिए। उसके बाद पहले इंसुलेटर्स की देखो, इंसुलेटर्स की बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर की जो रेंजेस दी गई वो कितनी थी? 10⁻11 से 10⁻19। इसमें भी क्या है, बस रो एंड सिग्मा की वैल्यूज सेम है, 10 की पावर, बस साइन का डिफरेंस है। तो ये भी लर्न हो जाएगी, तो इसको याद करो। ये 2 से 8 था, 2 एंड 8, एंड ये क्या है, 11 से 19। समझ गए? 2 एंड 8 एंड 11 से 19, बस माइनस साइन का फर्क है कि जो रेजिस्टिविटी है उसके अंदर क्या आ रहा है, प्लस साइन, एंड सिग्मा के अंदर यहाँ पे माइनस साइन। बट यहाँ पे रेजिस्टिविटी में माइनस साइन एंड सिग्मा में प्लस साइन है, ऑब्वियसली अगर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में देखो, सेमीकंडक्टर्स में भी वैल्यू सेम है, बस माइनस प्लस साइन का फर्क है। तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। सेमीकंडक्टर्स में दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, मतलब मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में है इसकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की वैल्यूज। तो यहाँ पे रो मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5 से 10⁻6, एंड सिग्मा
कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 10 to the power 5 to 10 to the power -6। समझ गए? तो ये 3 वैल्यूज हैं, ये आपको लर्न करनी है, बस प्लस माइनस साइन का ही फर्क है। तो सबसे पहली चीज हमने किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद हमने जो सेमीकंडक्टर्स थे उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। देखो, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का मतलब है कि वो सेमीकंडक्टर्स जो एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल क्या होगा, उसके अंदर एटम होगा पूरे क्रिस्टल में। तो एलिमेंट होगा, वो क्या हुआ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आपको CDS कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, इसमें से दो ही एग्जांपल्स आप लर्न कर लो। अगर MCQ में पूछ लेता है कि क्या एग्जांपल है, तो आपको पता होनी चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने के लिए, ठीक है। तो आप बस इसमें इस पेज में आपको यही पढ़ना है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक में क्या है, दिस वन एंड दिस वन। दो एग्जांपल लर्न कर लो, बहुत है। तो इस पेज में आपको ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना था, आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो, ये वाला पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था कंडक्टिविटी के बेसिस पे, अब क्लासिफिकेशन होगा एनर्जी बैंड के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि एनर्जी बैंड का फंडा क्या होता है। देखो, बोहर ने ये बोला कि हर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है ना, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है। तो उसकी तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो गई। बट जब ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिलते हैं तो ऐसे क्या बन जाता है, एक के ऊपर एक एनर्जी लेवल्स अगर ओवरलैप हो जाएंगे तो एक पूरा का पूरा रैंप बन जाएगा, है ना। अगर डिफरेंट लेयर्स हो गई तो एक पूरी प्लेन स्लाइड बन जाएगी। तो वही होता है हमारा एनर्जी बैंड। अगर बहुत सारे अलग अलग एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करते हैं तो एक पूरा का पूरा एनर्जी बैंड बन जाता है। तो वही क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप बन गया हमारा मटेरियल्स का। तो इसमें क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, मतलब बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। मतलब एटम की एनर्जी कैसे डिसाइड होती है कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सही बात है। बट व्हेन, पर जब द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, जब ये एटम्स सॉलिड बनने के लिए एक साथ आते हैं तो क्या होता है, दे आर क्लोज टू ईच अदर। तब वो क्या होते हैं, पहले तो अलग अलग थे एटम्स, बट जब वो सॉलिड बनने के लिए पास आए तो क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे एंड ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। सो द आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वुड कम वेरी क्लोज टू और इवन ओवरलैप। तो वो इतने पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे सारे के सारे एनर्जी लेवल्स। This would make the nature of electron motion in a solid very different from that in an isolated atom. इसका मतलब ये है कि जो आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर था कि वो रिवॉल्व कर रहा है, वो अलग हो जाएगा कि सॉलिड में कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो बस इस पेज में इतना ही पढ़ना है आपको कि ये पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं। अभी नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एनर्जी बैंड्स होते हैं, बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, कैसे जंप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पेज पे आपको बस इतना ही पढ़ना था कि बोहर के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड एटम जो होता है उसकी एनर्जी कैसे होती है, डिस्क्रीट लेवल्स में होती है। बट जब वो क्या करता है, जब वो सॉलिड बनने के लिए एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करने लग जाते हैं एक दूसरे के। समझ गए? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। तो अब इस पेज में हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता क्या है। देखो बेटा, वैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड होता है जिसके अंदर सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं, और जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है ना तो ये वैलेंस बैंड पूरा का पूरा फिल्ड होता है, ठीक है। एंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कंडक्टिविटी करने के लिए तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं एंड कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। जब वो वैलेंस बैंड में होंगे तब उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एंड जब वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। समझ गए? तो ये 0 केल्विन पे, अब अगर वैलेंस बैंड पूरा का पूरा फिल्ड है तो 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड तो पूरा का पूरा खाली होगा। तो इसको बनाते कैसे हैं, ये देखो, यहाँ पे
ये हमारा वैलेंस बैंड है VB। इसकी जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होता है ना, इसको हम EV कहते हैं, मतलब वैलेंस बैंड की एनर्जी। एंड उसके ऊपर होता है क्या, कंडक्शन बैंड CB। एंड कंडक्शन बैंड की जो सबसे लोअर मोस्ट एनर्जी होती है, इसको हम EC कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों एनर्जीज का जो गैप होता है, इसको हम EG कहते हैं, एनर्जी गैप। और ये EG किसके इक्वल होता है, EG होता है EC माइनस EV। ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आपको पता हो कि हम क्या आने वाला है आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, एक बार पढ़ लेते हैं। Inside the crystal, each electron has a unique position and no two electrons see the same pattern. Okay, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। Because of this, each electron will have different energy level. आपको पता ही है ना कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये सारे एनर्जी लेवल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो एक एनर्जी बैंड बना देते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कॉन्टिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। जब ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मतलब एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी बनाते हैं, तो उसी को ही हम एनर्जी बैंड कह देते हैं। The energy band which includes the energy levels of valence electron is called valence band. जिस एनर्जी बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि वो बैंड जिसमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। एंड 0 केल्विन पे ये वैलेंस बैंड पूरा का पूरा क्या होता है, फिल्ड होता है। उसके बाद देखो, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है, उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और उसकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। विद नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिजाइड इन द वैलेंस बैंड। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, तो बॉन्ड्स बहुत ज्यादा टाइट है। जो सिलिकॉन का एटम है या जर्मेनियम का एटम है, तो उनके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। आपको पता है ना, 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो 0 केल्विन पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती, कोई थर्मल एक्साइटेशन नहीं होती है, इसीलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में ही होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, दोबारा से पढ़ती हूँ मैं, विद नो एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, तो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिजाइड इन द वैलेंस बैंड। सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर, इसी बैंड के अंदर होंगे सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ द लोएस्ट लेवल in the conduction band happens to be lower than the highest level of valence band, the electrons from the valence band can easily move into the conduction band. Normally the conduction band is empty. समझ आई कि कंडक्शन बैंड नॉर्मली एम्प्टी होता है, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर मान लो कि EC EV पे ओवरलैप कर जाए, है ना, अगर EC और EV ओवरलैप कर जाए, तब तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। दिस इज द केस विद मेटालिक कंडक्टर्स। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में हम स्टार्टिंग पे, चलो हम क्या कर रहे थे, हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे ही तो इनको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं ना। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, ये ओवरलैप करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली जंप कर पाते हैं, कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। मतलब वो बहुत, उनका जो ऐसे होता है, बिल्कुल ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड बिल्कुल ओवरलैप कर रही होती हैं, तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही केस है मेटालिक कंडक्टर्स के साथ। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, if there is some gap between the conduction band and the valence band, electrons in the valence band remain bound and no free electrons are available in the conduction band. इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप होगा तो क्या होगा, जंप नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्शन बैंड खाली रह जाएगा, यही कहना चाह रहा है वो। दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर। यही होता है इंसुलेटर में। अभी हमने दो चीजों के बारे में पढ़ लिया, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। मेटल्स में ओवरलैप करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, है ना, कि दिस इज द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, कि जब
व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड, है ना। तो ये मेटल्स का केस होता है। अब इंसुलेटर्स में क्या केस बोला उसने, ये केस बोला कि इफ देयर इज सम गैप बिटवीन, गैप है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो वो इंसुलेटर का केस बन जाएगा। बट some of the electrons from valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band, then these electrons will move into the conduction band। बट क्या होगा अगर हम उनको एनर्जी देंगे, अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो अगर हम उनको एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में तो जाएंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। Then these electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create vacant energy levels in the valence band where other valence electrons can move. Thus, the process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancies in the valence band. यहाँ से ये होल्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। कैसे, देखो ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, सब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अपनी फिक्स्ड है ना, तो वो अगर हमने वैलेंस बैंड को थोड़ी एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या एक खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये एक वैकेंट स्पेस जनरेट हो गई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये मूव करके यहाँ गया तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो यहाँ पे भी हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है तो उससे भी कंडक्टिविटी जनरेट हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि दो तरीकों से हम कंडक्टिविटी कर सकते हैं, एक तो कब, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो, और दूसरा जो ये वैकेंट स्पेसेस है इनकी मूवमेंट हो। तो यही इस पैराग्राफ में बोला है, दोबारा से पढ़ लो एक बार। Thus the process creates the possibility of conduction। तो कंडक्शन दो केसेस से, फर्स्ट केस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड सेकंड केस ड्यू टू वैकेंसीज इन द वैलेंस बैंड। समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी तो वैकेंसी बनेगी वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन फिर दो वजह से होगा, एक तो वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी बनी उनकी वजह से, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में गए हैं। आई होप दैट्स वेरी वेरी क्लियर। आगे चलें नेक्स्ट पेज पे। ओके सो इस पेज में क्या बोल रहा है वो देखो, इस पेज में सबसे पहले आपको यही बताया है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होते हैं उनके वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पेज में मुझे तो कुछ नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बस यही बोला है कि ये थोड़ा केमिस्ट्री के उसमें चला गया, क्रिस्टल लैटिस वगैरह, तो ये हमारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस पेज। ऑलराइट नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये वाला पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जो है हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, एंड ये जो है हमारा कंडक्शन बैंड है, उसमें ये बताया उसने। उसके बाद उसने बोला है कि जो वैलेंस बैंड की टॉप मोस्ट एनर्जी होती है वो होती है ईवी, मैंने अभी आपको बता दिया था, और जो कंडक्शन बैंड की लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल होती है वो होती है ईसी, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे यही लिखा है देखो, द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज नोन एज ईसी। कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा इसको ईसी बोला गया है, एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इज नोन एज ईवी। वैलेंस बैंड का सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल इसको ईवी बोला गया है। अबव ईसी एंड बिलो ईवी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, मतलब यहाँ पे भी ईसी के ऊपर बहुत सारे लेवल्स हैं एंड ईवी के नीचे बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। अब एनर्जी बैंड की डेफिनेशन है, देखो द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, मतलब जो वैलेंस बैंड का टॉप है वो क्या है, ईवी, है ना, एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का बॉटम क्या है, ईसी, इनके गैप को, मतलब अगर इनको माइनस कर दें तो वो क्या बोला गया है, ईजी। तो ये जो पार्ट है ना इसको ईजी बोला गया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो यही इसी को ही क्या कहते हैं हम, एनर्जी बैंड गैप। अब ये एनर्जी बैंड गैप डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है, किसी के लिए बहुत कम होता है, किसी के लिए इंटरमीडिएट होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि किसके लिए ये बैंड जो गैप है ये ज्यादा होता है। तो केस 1 इसमें यही लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो, बहुत ज्यादा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, इन डिफरेंट सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि मेटल्स का केस। मेटल्स के केस में क्या होगा, दिस रेफर्स टू अ सिचुएशन
वन कैन हैव अ मेटल ईदर व्हेन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियल। मेटल्स दो केस में मिल सकते हैं अपने को। ये दो केस क्या है मेटल्स मिलने के, देखो जो ये जो दो डायग्राम्स है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मेटल्स को ही डिपिक्ट करते हैं। मेटल्स के लिए या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत क्लोजली हो सकते हैं, ठीक है, बहुत क्लोज हो सकते हैं, या दूसरा केस है कि वो ओवरलैप कर सकते हैं। तो दोनों केस सही है। अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए और आपको एक ये दे दे, बोले कि क्या सिर्फ यही केस पॉसिबल है, नहीं, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, मतलब पर उनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम होगा या फिर ओवरलैप कर रहा होगा। तो एक केस ये है कि जब बहुत पास है, ये देखो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम है ना, और ये वाला केस क्या है कि ये ओवरलैप कर रहा है। तो इन दो केसेस में हमें मेटल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, देखो यहाँ पे one can have a metal either when the conduction band is partially filled and the valence band is partially empty or when the conduction and valence bands overlap। मतलब दो केस हो गए, या तो partially filled है दोनों के दोनों बैंड, या फिर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। when there is overlap electrons from valence band can easily move into the conduction band। जब क्या है पार्शियली फिल्ड है, मतलब स्पेस बहुत कम है, गैप बहुत कम है, तो इजीली जंप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। दिस सिचुएशन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। When the valence band is partially empty, electrons from its lower level can move to higher level and conduction is possible। समझ गए आप ये वाली बात, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। एंड जो ये है केस मेटल्स का, ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब ये देखो, ये किसका है और ये किसका है, ये कैसे पता चलेगा। ये केस है इंसुलेटर्स का और ये केस है सेमीकंडक्टर्स का। अभी कैसे ये देखते हैं, सी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोला है, इन दिस केस, मतलब ये वाला जो केस है, आप ध्यान से देख लो इसको, इसमें जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन होता है, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। इन दिस फिगर अ लार्ज बैंड गैप ईजी एग्जिस्ट, मतलब जो एनर्जी गैप की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। बेटा जो जो डिफरेंस है ना, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वो इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाएंगे वैलेंस से कंडक्शन बैंड के बीच में। तो यही बोला गया है यहाँ पे, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, एंड देयरफॉर नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज पॉसिबल, कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं है इस केस में। नोट दैट द एनर्जी गैप इज सो लार्ज, एनर्जी गैप इतना ज्यादा लार्ज है that electrons cannot be excited from the valence band to the conduction band by thermal excitation। This is the case of insulators। मतलब जो हमारा गैप है वो इतना ज्यादा है कि थर्मली एक्साइट करने पे, उसको हीट करने पे भी जंप नहीं कर पाएंगे। यही होते हैं ना इंसुलेटर्स। अब रबड़ है, रबड़ में उसको कितना भी हीट कर लो, क्या वो कंडक्टर थोड़ी बन जाएगी, है ना, वो तो इंसुलेटेड ही रहेगी। तो थर्मल एक्साइटेशन के बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, और ये केस क्या है हमारा इंसुलेटर। तो आपको एक एनर्जी गैप की वैल्यू याद रखनी है, वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, कि इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इवन ऑन थर्मल एक्साइटेशन। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट केस देख लो, केस नंबर सी। इसमें एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, समझ गए। तो ये कौन सा केस होगा, एक तो केस है कि वो ओवरलैप कर रहा है, दूसरा केस है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो वो केस हो जाएगा क्या सेमीकंडक्टर का। यहाँ पे है वही लिखा है। केस नंबर 3, दिस सिचुएशन इज शोन इन द फिगर हियर, अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप एग्जिस्ट। मतलब बैंड गैप तो है बट फाइनाइट है, इट कैन बी क्रॉस्ड, okay, because of the small band gap at room temperature some electrons from valence band can acquire enough energy to cross the energy gap and enter the conduction band। रूम टेम्परेचर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, मतलब इतना गैप है, गैप तो है बट जंप मतलब कंडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। कहा थी मैं, नहीं ये भी हो गया था। These, हाँ यहाँ से, these electrons though small in numbers can move into the conduction band। बहुत छोटे अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि बहुत
कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऐसा नहीं होगा मेटल्स की तरह की सारे ही जंप कर पा रहे हैं, बट कर पा रहे हैं, ठीक है। Hence the resistance of semiconductors is not as high as that of insulators. तो मतलब जो इंसुलेटर्स का जितना रेजिस्टिविटी होती है तो सेमीकंडक्टर्स की उतनी हाई नहीं होती है बट उतनी हाई नहीं होती है, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी हैव मेड अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। हमने अब दो बेसिस के बीच में मेटल्स और नॉन ये इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले कंडक्टिविटी एंड देन एनर्जी गैप। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो इंट्रिंसिक, अब हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा है वो वैसा ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये यहाँ से तो कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट हाँ चलो डायमंड स्ट्रक्चर लर्न पता होना चाहिए कि आपको कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इतना कोई पूछता नहीं है बट स्टिल ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट नेबर्स। बेटा जो हमारा क्रिस्टल होता है, जब वैलेंस जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक एटम होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, और वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सिलिकॉन है ना, ये भी सिलिकॉन है, ये इसके नेबरिंग एटम्स है। अब इंट्रिंसिक है तो मतलब इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब जो ये सिलिकॉन है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो बीच वाला सिलिकॉन है ना, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने नेबरिंग जो एटम्स है उनसे 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उधार पे, शेयरिंग पे, उधार नहीं शेयरिंग पे, एंड ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, समझ गए। तो ये हमारा प्योर जो है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, ऐसा ही बनता है। और भी पूरा का पूरा अगर आपको लेटेस्ट बनाना है तो यहाँ पे और सिलिकॉन ऐड कर दो, यहाँ और सिलिकॉन ऐड कर दो, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर का कैसा नाम होता है, ये होता है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट नेबर्स। हर एटम 4 नियरेस्ट नेबर्स से सराउंडेड है, समझ गए हो। Each we know that silicon and germanium have 4 valence electrons. In its crystalline structure, every silicon or germanium atom tends to share one of its 4 valence electrons with each other and make a covalent bond. यही इस लाइन में यही बोला गया है, समझ गए। These shared electrons are referred as covalent bond or simply a valence bond. The two मतलब है ना कि ये जो बॉन्ड बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। These two shared electrons can be assumed to shuttle back and forth. ये नहीं पढ़नी है लाइन, ठीक। ये फिगर बताया हुआ है बट आपको ये फिगर भी नहीं करना है, ये वाला फिगर नहीं पूछा जाता है पेपर में, तो कोई जरूरत नहीं है इसको भी करने की, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देखो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट लो टेम्परेचर्स एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, मोर थर्मल एनर्जी बिकम अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अभी जब 0 केल्विन है ना, तब ये जो क्या कहते हैं बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये बहुत टाइट बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। बट जब हम क्या करते हैं, हम इसको हीट कर देते हैं, मतलब थर्मली एक्साइट कर देते हैं, तो ये बॉन्ड्स धीरे 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 टूटने लग जाते हैं एंड तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यही बोला गया है यहाँ पे, more thermal energy becomes available to these electrons and some of the electrons may break away becoming free electrons. अब जब ये बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं एंड दे मूव अवे टू कंडक्शन बैंड। The thermal energy effectively ionizes only a few atoms, the neighborhood from which the free electron has out. अब जब क्या होगा देखो,
मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत ज्यादा क्या हो गया, थर्मल एक्साइटेशन हो गई इसकी, तो ये निकल गया यहाँ से। अब जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो ये एक क्या क्रिएट कर जाएगा, होल क्रिएट कर जाएगा, मतलब ये तो निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। तो हम ये बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के क्या होते हैं, ये होते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है, होल्स होते हैं। अब आप एक बात दिमाग लगाओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये होल क्रिएट हो गया, है ना। अब मान लो ये भी थर्मली एक्साइट हो गया, अब ये यहाँ आ गया मूव करके इसकी वैकेंसी को फुल करने के लिए, तो एक वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हो गई, है ना। अब मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स का ही हो रहा है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि होल्स की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, बट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का ही हो रहा है। होल्स कोई रियल पार्टिकल्स नहीं है, ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं, ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जब आगे निकल जाते हैं तो उनकी जो वैकेंसी होती है उसी को ही हम होल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो दो चार्ज कैरियर हैं, एक है होल और दूसरे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया भाई साहब, है ना, और ये जो होल्स क्रिएट हो गए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर और होल्स का नंबर होता है ये सेम होता है। ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने डोपिंग नहीं करी है, हमने कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी है, इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी, तो उतने ही होल्स क्रिएट होते जाएंगे। यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस वैकेंसी विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड अ होल। अब कहीं किसी चीज से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जिसको क्या बोल दिया, होल बोल दिया। दिस वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड अ होल। समझ गए। The whole behaves as an apparent free particle with effective positive charge, सेमी लाइन लिखी हुई है। अब इसमें क्या याद रखना है कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne इज इक्वल टू NH, नंबर ऑफ होल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड ये Ni के इक्वल है। Ni क्या है यहाँ पे, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। सो Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH मतलब नंबर ऑफ होल्स, एंड Ni मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, आगे देखते हैं हम कि आगे क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल बताया इन्होंने, या सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी का भी क्रिस्टल लोगे ऐसा ही दिखेगा वो। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके लिए ये वाला इस डायग्राम को रेफर करना पड़ेगा। देखो ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी का भी। यहाँ पे दिस इज साइट 1, इसको साइट 1 बोला गया, इसको साइट 2 बोला गया, ये वाली साइट 2 है एंड ये साइट 1 है। अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएटेड है, मतलब एक होल है साइट 1 पे, और यहाँ साइट 2 पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या बोला गया है कि ये इलेक्ट्रॉन जाता है जंप करके साइट 2 से साइट 1 पे, तो साइट 2 पे यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो यही है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, the movement of holes can be visualized, an electron from the covalent bond at site 2 में jump to vacant site 1। यहाँ से देखो, यहाँ से जंप करके यहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा साइट 2 पे। उसके बाद क्या बोला है, thus after such jump, यही बात बताई गई है इसमें, ठीक है, इसको रीड कर लेना। इसके बाद ये बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वहां पे करंट जनरेट होता है, जिसको हम IE बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है। एंड जब होल्स मूव करते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ, हो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहा है, बट होल्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसलिए जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम IH बोलते हैं, मतलब करंट ड्यू टू होल्स। ठीक, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, electron current IE under an applied electric field. Remember that the motion of hole is only a convenient way of describing the actual motion of bound electrons. सही है ना, अभी मैंने आपको यही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट ही होल्स का मूवमेंट, हमने मतलब एक कन्वीनियंट वे है इसको ऐसा बोलने का। हालांकि होल्स मूव नहीं कर रहे हैं, मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, बट एक होल दूसरे होल, एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे वैकेंसी को फिल करने जा रहे हैं तो वो पीछे
एक वैकेंसी छोड़ के जा रहा है, जिसको हमने होल बोल दिया, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दीज होल्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल एंड जनरेट करंट आई एच। तो आई ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का करंट जनरेट होता है एंड आई एच वो होल्स का करंट जनरेट होता है। एंड जो टोटल करंट होता है वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, जो टोटल करंट है I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, है ना। इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, ये इसमें क्या बोला गया है कि रिकॉम्बिनेशन की बात करी गई है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला डायग्राम तो क्लियर हो गया है ना कि साइट 1 एंड साइट 2 वाला, ठीक है। उससे पहले ये सारा का सारा, ये तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का क्रिस्टल है जो मैंने आपको अभी बना के दिखा दिया था, ये वही क्रिस्टल है जो यहाँ पे मैंने बनाया था, ऐसा करके ये कुछ क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, देखो, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। जब टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन है तब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जंपिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए बात? तो जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन है तो कोई जंप नहीं कर पा रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बिल्कुल क्या है, 0। तो कंडक्टिविटी 0 है तो सेमीकंडक्टर इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। एंड यहाँ पे इस फिगर के थ्रू डिपिक्ट किया गया है कि जब टेम्परेचर, फर्स्ट फिगर ये बोलती है कि जब टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है ना, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। तो सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर विच एक्साइट्स सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। थर्मल एनर्जी की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, ठीक है। दीज थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन पार्शियली ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड। अब जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो गया मतलब थर्मल एनर्जी मिल गई, है ना। हमने टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से रैंडम मूवमेंट होगा और बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड अब थोड़ा सा फिल हो चुका है, ठीक। देयरफॉर एनर्जी बैंड डायग्राम, बी वाला डायग्राम इसको बता रहे हैं, जो ये बात बोली है इन्होंने। Here some electrons are in the conduction band. These have come from the valence band, leaving equal number of holes there. But हाँ, एक बात याद रखनी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्या बात, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतने ही होल्स क्रिएट होते हैं, ना ज्यादा ना कम, उतने ही होल्स क्रिएट होते हैं नीचे वैलेंस बैंड में जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं। समझ गए बात? तो ये पन्ने में ये बोल रखा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आएंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इसका थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। इसमें क्या बोला जाएगा इस पेज में कि जब हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो बिल्कुल डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। 0 केल्विन पे कोई कंडक्टिविटी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मली एक्साइट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्टिविटी तो होती है थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, बट वो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है जो हम इसमें यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सेमीकंडक्टर्स को। तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उतनी लेवल की कंडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं हमें। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग का मतलब है हमें अपनी तरफ से एक इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है उसके अंदर। तो मतलब मैन्युअली ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड जब डोपिंग ऐड कर देते हैं, मतलब डोपेंट मिला देते हैं हम किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो रीड करते हैं एक बार इसमें। देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सही बात है। बट एट रूम टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो। बट रूम टेम्परेचर पे भी उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। एज सच no important electronic devices can be developed using these semiconductors. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप नहीं हो पाते हैं इन सेमीकंडक्टर्स को यूज करके। हेंस देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ इंप्रूविंग देयर कंडक्टिविटी। तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग यूज ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का यूज करके हम ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ
से अ फ्यू पार्ट्स पर मिलियन। देखो बेटा, पीपीएम, पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है कि 1 मिलियन अगर हमारे पास एटम्स हैं सिलिकॉन के, तो उसमें सिर्फ फ्यू, कुछ पार्ट्स को ही हम रिप्लेस करके उसमें डोपेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आधा क्रिस्टल ही हमने डोपिंग कर दी, नहीं, बहुत मिलियन उसमें से एटम्स में से कुछ फ्यू पार्ट्स हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग मिला देते हैं। ठीक है। Of a suitable impurity is added to pure semiconductor, the conductivity of the semiconductor is increased manifold. Manifold का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब 2 times 3 times, बहुत times increase हो जाती है। ठीक है। Such materials are known as extrinsic semiconductors और impurity semiconductors। तो ये वाला नाम ही हम पढ़ते हैं, इसी नाम से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। The deliberate addition of desirable impurity is called doping। तो जो ये deliberate मतलब हम अपने मन मुताबिक ये जो एडिशन कर रहे हैं डिजायरेबल इम्प्योरिटी का, इसी को ही हम डोपिंग कहते हैं। एंड द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। और जो ये इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? डोपेंट्स कहते हैं। सच मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह लो या डोप्ड सेमीकंडक्टर कह लो, सेम ही बात है। ठीक। The dopant has to be such that it does not distort the original pure semiconductor lattice। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो बिगाड़ ना दे लैटिस को, जो डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसको बिगाड़े ना, बस मतलब जो प्योर एटम्स है उनको निकाल के उनको रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। It occupies only a very few of the original semiconductor atom sites in the crystal। बहुत फ्यू, बहुत कम साइड्स को क्या करता है? वो ऑक्यूपाई करता है। अ नेसेसरी कंडीशन टू अटेन दिस इज दैट, क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए? साइजेस ऑफ द डोपेंट एंड सेमीकंडक्टर एटम्स शुड बी नियरली द सेम। देखो, डोपिंग करने का सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है? कि वो कंडीशन क्या है कि उसको लेटेस्ट को खराब नहीं करना। दूसरी कंडीशन ये है कि जो साइज होता है ना उसका, जो डोपेंट्स हम ऐड करें, जो इम्प्योरिटी ऐड करें, उनका साइज नियरली सेम होना चाहिए। किसके सेम होना चाहिए? जो हमारा सेमीकंडक्टर है, जिसमें मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट्स यूज्ड इन डोपिंग। ठीक है। सबसे पहले टाइप के होते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब 2 टाइप के हम डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब होता है कि जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, एंड ट्राइवेलेंट का मतलब होता है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तो पेंटावेलेंट सबसे पहले है जिनकी वैलेंसी 5 है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, ये पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस पेज पे बस इतना ही था, है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाई करी हमने। अच्छा, दूसरी टाइप की इंप्योरिटी होती है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 3 है, जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। समझ गए? अब जब हम इसके अंदर डोपिंग करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले खुद से देखो, फिर से सिलिकॉन का वो बनाना पड़ेगा। एक जस्ट 1 सेकेंड। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पेंटावेलेंट डोपिंग करी है, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी है। तो पेंटावेलेंट अभी हमने क्या पढ़ा? फॉस्फोरस। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, देखो यहाँ पे 5 मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो क्या होगा? फोस्फोरस को ऐड किया हमने सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब पहली बात तो इसको फेविकॉल से ऐड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और लगा दिया, मतलब उसको भी बहुत प्रोसेसेस होते हैं कि हम डोपिंग कैसे कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक। तो मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, फोस्फोरस आ गया सिलिकॉन की जगह पे, पी। ठीक है। अब इसके पास तो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे इन 4 सिलिकॉन के साथ, है ना। ये 1 2 3 4। बट जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो कहाँ रह जाएगा? ऐसे खाली, फ्री, मतलब वो फ्री हो जाएगा।
अब अगर मान लो कि 2-3 और फास्फोरस के एटम्स इसमें हमने ऐड कर दिया एज एन इम्प्योरिटी, तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, है ना। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी शैल नाउ डिस्कस हाउ द डोपिंग चेंजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फोर्थ ग्रुप में बिलोंग करते हैं। देयरफॉर वी चूज टू द डोपेंट एलिमेंट फ्रॉम नियर बाय फिफ्थ और थर्ड ग्रुप, एक्सपेक्टिंग एंड टेकिंग केयर दैट द साइज इज नियरली द साइज ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइज जो होता है किसका, डोपेंट का और सिलिकॉन जर्मेनियम का, वो नियरली सेम होना चाहिए। इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम तो फोर्थ उसमें लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो हम या तो थर्ड या फिफ्थ को ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि साइज इशू की वजह से। तो इंटरेस्टिंगली द पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट डोपेंट्स give to entirely different type of semiconductors as discussed below। तो ये सबसे पहले तो हम पेंटावेलेंट की बात करेंगे, यही वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, ये मान लो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, एंड ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, चार ने तो बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट एटम, है ना। ये जो खाली इलेक्ट्रॉन बच गया, ये उसमें भी वही दिखा रखा है जो मैंने आपको बताया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पूरे के पूरे क्रिस्टल में, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, उससे हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। एन टाइप का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, समझ गए। इसमें देखो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, सपोज वी डोप सिलिकॉन और जर्मेनियम विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट एज शोन। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट से हम डोप कर रहे हैं, जैसे ये वाली फिगर में बताया गया, इस फिगर में, ठीक है। When an atom of +5 valency element occupies the position 4 of the electrons bond with other 4 silicon neighbors, while the fifth remains very weakly bound to its parent atom। पांचवा जो इलेक्ट्रॉन होगा, चार तो बॉन्ड बना लेंगे, बट जो पांचवा होगा वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा, है ना, बट अपने पेरेंट एटम के पास में ही रहेगा वो। दिस इज बिकॉज द 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग आर सीन एज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोर। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ सब। As a result, the ionization energy required to set this is very small even at room temperature. For example, ये अभी हमें नहीं देखना है, अभी आपको बस इतना ही समझना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे बन रहा है जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया, चार इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया एंड एक इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री रह गया, ठीक है। बट अब इसमें आगे क्या बोला गया है कि वो इतना भी फ्री नहीं है कि वो जंप कर जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो उसके कुछ लिमिट होती है, मतलब कुछ एनर्जी होती है जो उसको चाहिए होती है, तभी वो जंप करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो यही बता रखा है, वो उसी को फॉरबिडन एनर्जी क्या बोला है कि जो 0.72 होता है जर्मेनियम के लिए एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। यही है, देखो, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड क्या था बेटा, जो एनर्जी गैप था ना, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, उसी को फॉरबिडन गैप बोला गया है। तो जर्मेनियम के लिए वो 0.72 है, मतलब 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे जर्मेनियम को, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पे है, ये अपने पेरेंट एटम के साथ अभी बहुत क्लोजली अटैच्ड है, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो खाली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कि हमने कितनी इम्प्योरिटी ऐड करी है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाया है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन के, उसमें वही बॉन्ड टूटेंगे, बट जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ बॉन्ड टूटेंगे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, है ना, वो फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब यही था। In a doped semiconductor, the total number of conduction electron Ne is due to electron contributed by donors। जो टोटल Ne का जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर्स and those generated intrinsically, while the total number of holes is only due to the holes from intrinsic source. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और होल्स क्या है, होल्स तो वही है जो सिलिकॉन के अंदर जनरेट हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो Ne होता है वो ग्रेटर होता है NH से, मतलब होल की कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन से, but the rate of recombination would increase due to increase in the number of electrons. As a result, the number of holes would get reduced further. Thus, with proper level of doping, the number of conduction electrons can be made. इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही बोला गया है कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैकेंसी को फिल करने यहाँ मूव कर रहा है, फिर वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके वैकेंसी को फिल कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन का यही मतलब होता है। तो जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा वैसे वैसे होल्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो बस इसमें यही बोला है। तो यहाँ पे देखो Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। ठीक है, अब बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे यहीं पे ही देख लो कि ये सिलिकॉन का क्या था, क्रिस्टल था या जर्मेनियम का, तो हमने एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या किया, इसमें डोप किया। तो ये जो नंबर 3 है +3, ये इसका मतलब है कि ट्राईवेलेंट, इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। ठीक है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 एंड 3। तो एक जो सिलिकॉन बच गया नंबर 4 वाला, उसके साथ तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक होल, मतलब एक वैकेंसी रह जाएगी, होल्स। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, ऐड करते हैं, एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, बट एक होल, मतलब एक वैकेंसी रह जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। अब कंडक्टिविटी कैसे होती है कि मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस होल को फिल करने के लिए मूव करेगा, है ना, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए मूव करेगा, तो मूवमेंट तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट जनरेट करता है, तो कंडक्टिविटी तो हो रही है बट होल्स की वजह से हो रही है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ होल्स हो रहा है, बट मूवमेंट ऑफ होल्स नहीं होता, वो हम कन्वीनियंटली यूज करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, बट होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको, देखो दिस इज, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। This is obtained when silicon or germanium is doped with a trivalent impurity. Trivalent impurity very important, like aluminium, boron, etc. The dopant has one valence electron less than silicon or germanium. जो ये डोपेंट है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और सिलिकॉन के पास तो 4 है। Therefore, this atom can form covalent bonds with neighboring 3 silicon atoms. So 3 के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, but does not have any electron to offer to the 4th silicon atom. But चौथे के लिए बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके पास एटम इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। So the bond between the 4th neighbor and the trivalent atom has vacancy shown in figure. तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, बस इसी को ही हमने क्या बोल दिया कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। Since the neighboring silicon atom in the lattice, जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, इट वांट्स एन इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ अ होल, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए है ना होल की जगह पे, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। तो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम में जंप, मैंने अभी आपको बताया कि इसको फिल करने के लिए ये जो है ये यहाँ के फिल कर देगा, फिर यहाँ क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी, तो यहाँ पे इसको क्रिएट कर देगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आके फिल कर देगा। तो यही बोला गया है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, इसको रीड कर लेना है एक बार। ठीक है, तो therefore extrinsic semiconductor doped with trivalent impurity are called p type semiconductors। तो फॉर अब देखो यहाँ पे p टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एन टाइप में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। बस ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखते हैं, आपको भी याद होगा ना कि मैंने आपको एनर्जी बैंड्स पढ़ाए थे, है ना, तो बेटा जो
पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड होते हैं ना, वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो अभी हमने एनर्जी बैंड पढ़े हैं मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के। कैसे अलग होते हैं? जो पी टाइप, जो पहले एन टाइप की बात करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है उसके नीचे एक और एनर्जी बैंड होता है जिसको हम डोनर लेवल कहते हैं, ठीक है। एंड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो वैलेंस बैंड होता है उसके ऊपर एक, मतलब बहुत कम गैप पे एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। कैसा होता है और कैसा दिखता है वो, यहाँ पे देखो, ये है हमारा पी टाइप सेमी एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड ये है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें ये वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ये होता है हमारा ईडी, मतलब डोनर एनर्जी लेवल। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें ये वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। एंड वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है ईए। ईए का मतलब होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसकी एनर्जी ईए होती है एंड इसकी एनर्जी ईडी होती है। तो इस पूरे ये जो पैराग्राफ्स है इसमें बस यही लिखा हुआ है कि द सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डोपिंग। जब हम डोपिंग कर रहे होते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड है वो भी अफेक्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, additional energy states due to donor impurities ED and acceptor impurities EA also exist। डोनर और एक्सेप्टर आयंस की वजह से एनर्जी स्टेट्स में थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो दो एनर्जी लेवल्स और ऐड हो जाते हैं। इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में ईडी, द डोनर एनर्जी लेवल ईडी इज स्लाइटली बिलो द ईसी ऑफ द कंडक्शन बैंड। मतलब डोनर वाले में, डोनर वाला जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें बस यही बोला है। एंड the donor energy level ED is slightly below the bottom EC of the conduction band and electrons from this level move to the conduction band with very small supply of energy। तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ई होता है, इट इज स्लाइटली अबव ईवी ऑफ द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे अभी दिखाया है, यहाँ पे वैलेंस बैंड के स्लाइटली ऊपर यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर ये रिलेशन है कि एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई डॉट एन एच, मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स। ये लर्न करना है आपको, क्योंकि इससे थोड़े एक आधा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं बस, बाकी इस पेज में और कुछ भी नहीं है। एंड इस पेज से आपको सिर्फ ये दो डायग्राम्स देखने हैं। ये वाला है हमारा एन टाइप के लिए और ये वाला डायग्राम किसके लिए बेटा, ये है हमारा पी टाइप के लिए। समझ गए? आगे चले। तो अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज पी एन जंक्शन। पीएन जंक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर में एक तरफ पी साइड इम्प्योरिटी को इंड्यूस करते हैं, दूसरी तरफ एन साइड एन टाइप इम्प्योरिटीज मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। तो हमारा एक पीएन जंक्शन तैयार होता है। कैसे होता है, पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देती हूँ। सी, पहली बात तो इसको फेविकॉल से जोड़ के हम नहीं कर सकते, या सिर्फ अटैच करके हम पीएन जंक्शन नहीं बना सकते हैं। इसके जो एटम्स है, मतलब जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है, डोपिंग को डिफ्यूज करना पड़ता है अंदर, तब जाके हमारा पीएन जंक्शन बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो ये सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम या सिलिकॉन कुछ भी, तो इस तरफ पी टाइप इम्प्योरिटीज ऐड करके, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके हम इसको पी साइड बना सकते हैं, पी टाइप, एंड इसको एन टाइप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जब हमें पता है कि पी साइड में, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे, ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं, बट होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स हैं बट होल्स ज्यादा हैं। सिमिलरली जो एन टाइप होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि होल्स नहीं होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन। तो अब होता क्या है, ये अगर पीएन जंक्शन कैसे बनता है, एक चीज होती है क्या, ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन की कमी हो जाना किसी जगह पे। जैसे अगर यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और यहाँ पे होल्स कम है ना। तो होल्स का क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे। तो ये कमी को पूरा करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इधर ट्रैवल करेंगे एंड होल्स यहाँ से इधर ट्रैवल करेंगे। अब फिर से मैं बता रही हूँ, होल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। बट जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए हम बस बोल देते हैं कन्वीनियंटली कि होल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी मैं आपको बोलूं पूरी वीडियो में कि होल्स ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब होल्स ट्रैवल नहीं कर रहे, सिर्फ वैकेंसीज क्रिएट होती जा रही है, जिस वजह से हम ये बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और एंड होल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, पी टाइप से एन टाइप में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो क्या होगा यहाँ पे, मोटी मोटी बात सुन लो आप, कि यहाँ पे एक लेयर हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत एक लेयर हो जाएगी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब नेगेटिव चार्ज की, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, होल्स, ठीक है। एंड इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम लग जाएगा कि ये सारे के सारे इमोबिल हो जाएंगे, मतलब अब कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे ये बन गई हमारी डिप्लीशन विड्थ। अभी मैं पूरा लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ बस कि ऐसा ये हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिप्लीशन विड्थ बन गई, डिप्लीशन रीजन बन गया। एंड अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज है एंड होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले देखो, पहले पीएन जंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर सब में हम यही डायोड्स ही पढ़ते हैं, है ना। तो इन्हीं का ही यूज है, तो उसको समझने के लिए पीएन जंक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अब पीएन जंक्शन, ये तो वही है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन से। सो कंसिडर अ थिन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर, मतलब क्रिस्टल एक टाइप का, ठीक है। बाय एडिंग प्रिसाइजली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पार्ट ऑफ पी सिलिकॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन सिलिकॉन। मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि पहले हमारे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने थोड़ी जगह पे एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो अब वहां पे पी भी इम्प्योरिटी है, वहां पे एन टाइप इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। There are several processes by which a semiconductor can be formed, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। The wafer now contains P region and N region and metallurgical junction between P and N region। ये जो चीज बनी है ना यहाँ पे, ये वाली, इसी को ही हमने जंक्शन बोला है, इसी को ही हम PN जंक्शन कहते हैं, ठीक है। Two important processes occur during the formation of PN junction। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में। पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन एंड दूसरा प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, लिख लो इसको, मतलब हाईलाइट कर लो, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ये दो प्रोसेस होते हैं पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। वी नो दैट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है होल से एन टाइप सेमीकंडक्टर में। सिमिलरली इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के दौरान एंड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पीएन एन साइज, आपको मैंने अभी बताया ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखो यहाँ पे आया वर्ड, इसका मतलब यही है कि कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो जाना, मतलब नंबर की कमी हो जाना, ठीक है। पी एन एन साइड, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, होल पी से एन में डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एंड इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज करते हैं। समझ गए इतनी बात, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, एंड यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। This motion of charge carrier give rise to diffusion current across the junction। अब बेटा जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। अब जब डिफ्यूजन की वजह से करंट हो रहा है, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन। समझ गए, आगे देखते हैं आप। When electron diffuse from N to P, it leaves behind an ionized donor on the N side। जब इलेक्ट्रॉन
एन साइड से पी साइड में मूव कर रहा है, तो वो एक आयनाइज्ड, अब जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो पीछे क्या रह जाएगा, अगर वो क्या कहते हैं नेगेटिव चीज हट रही है वहां से, तो वहां एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो वही बोल रखा है, पॉजिटिव चार्ज इज इमोबिल एज इट इज बॉन्डेड टू द सराउंडिंग एटम्स, वो हिल नहीं सकते हैं, वो इमोबिल चार्जेस बन गए हैं। As the electrons continue to diffuse from N to P, a layer of positive charge on the N side of the junction is developed। यही बोला है मैंने कि N साइड की जंक्शन पे एक पॉजिटिव लेयर डेवलप हो गई, है ना। उसके बाद सिमिलरली व्हेन होल डिफ्यूजेस फ्रॉम P to N ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कमी की वजह से जब P साइड से N साइड में होल्स डिफ्यूज करते हैं तो वो वहां पे आयनाइज एक्सेप्टर मतलब एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। अब अगर पॉजिटिव चीज हटेगी किसी चीज से तो वहां नेगेटिविटी आ जाएगी, तो वो नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, विच इज इमोबिल। वो भी क्या है, इमोबिल मतलब मूवमेंट वहां पे भी नहीं होगी। एज द होल्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे पी साइड में एक नेगेटिव चार्ज की लेयर डेवलप हो गई एंड एन साइड में पॉजिटिव चार्ज की लेयर डेवलप हो गई। ठीक है, किसकी क्यों हुई है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो मूव डिफ्यूजन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, उसकी वजह से। This space charge region on either side of the junction together is known as depletion region as electrons and holes यहाँ पे आता है। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन विड्थ या फिर डिप्लीशन रीजन। समझ गए? आई होप दैट्स क्लियर। आगे देखें, ठीक है। As the electrons and holes taking part in initial movement across the junction depleted the region of its free charges। ये देखो यहाँ पे बना रखा है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, यहाँ पी साइड पे नेगेटिव एक लेयर बन गई एंड यहाँ एन साइड पे एक पॉजिटिव लेयर बन गई है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर। बहुत बहुत स्मॉल ये जो होती है इसकी विड्थ होती है। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड एंड नेगेटिव टुवर्ड्स। हाँ देखो, अभी मैंने आपको यही बताएंगे कि यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है ड्यू टू दिस फील्ड एंड an electron on p side moves to the n side and hole on n side moves to the p side। the motion of charge carriers due to electric field is called drift। बेटा जब पहले डिफ्यूजन नहीं होता, अभी आपको पता है ना कि पीएन जंक्शन के मूवमेंट मतलब फॉर्मेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट। देखो डिफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एन टाइप से पी टाइप में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, एंड जब होल्स मूव करते हैं पी टाइप से एन टाइप में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। उसके बाद जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो एन टाइप में यहाँ पे क्या बन जाती है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर, और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाती है। इसके बाद ड्रिफ्ट का रोल आता है, पहले डिफ्यूजन का रोल आता है, फिर अब ड्रिफ्ट का रोल कैसे आएगा। ड्रिफ्ट का रोल ऐसे आएगा कि जब वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसी की बात बोली गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो अब इसकी वजह से भी करंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहाँ पे करंट होगा, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया ड्रिफ्ट करंट। इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन हुआ चार्ज कैरियर्स का, उसको क्या बोला गया, ड्रिफ्ट करंट। एंड हमेशा याद रखना है कि जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन से। Thus, a drift current which is opposite in the direction of diffusion current। ठीक है, तो बस यही है, इस फिगर में भी यही बताया गया है कि होल का डिफ्यूजन हो रहा है इधर से इधर, तो ये डिप्लीशन रीजन है, होल ड्रिफ्ट इधर से इधर हो रहे हैं। क्यों क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुई है, ऐसे डेवलप हुई है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड बन गई और ये नेगेटिव साइड बन गई, बट डिफ्यूजन उल्टा हो रहा था कि होल्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे थे एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। तो जब स्टार्टिंग में पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, स्मॉल होता है। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज, जैसे जैसे ये डिफ्यूजन का प्रोसेस और कंटिन्यू होता जाता है तब क्या होता है, द स्पेस चार्ज रीजन एक्सटेंड, मतलब डिप्लीशन रीजन और बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड हेंस ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता जाता है। तो जब प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट होता है तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट से,
एंड जैसे जैसे क्या होता रहता है, ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ती रहती है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहता है, तो हमारा ये ड्रिफ्ट करंट जो होता है इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट। ये प्रोसेस पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होता है, जब तक ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल नहीं हो जाते। समझ गए बात? Does a PN junction is formed, और अब PN junction फॉर्म हो गई, तो इन अ PN junction अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, बिकॉज नेट करंट क्यों नहीं होता, क्योंकि डिफ्यूजन करंट जो ऐसे जा रहा है और ड्रिफ्ट करंट जो ऐसे जा रहा है उसकी वैल्यू जो है, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो इसीलिए कोई नेट करंट फ्लो नहीं होता पीएन जंक्शन के अंदर। The loss of electron from n region and the gain of electron by p region causes a difference of potential। तो अब ये पोटेंशियल की बात बता रहे हैं यहाँ पे। The polarity of this potential is such that to oppose further flow of carriers, मतलब अब इतनी ज्यादा पोलैरिटी आ गई, इतनी ज्यादा पोटेंशियल आ गई कि अब और ज्यादा चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर सकते हैं, जितने मूव करने थे उतने कर लिए, अब और मूव नहीं कर पाएंगे। तो दिस फिगर शोज द पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे दिखा रही है फिगर। बस इसमें इतना ही है, और बैरियर पोटेंशियल जो ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो है इसको बैरियर पोटेंशियल बोला गया है। बस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें बैरियर पोटेंशियल ही था इंपॉर्टेंट इस वाले पेज पे, और ये वाला कि पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं सेमीकंडक्टर डायोड पे। बेटा सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है? सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विद मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स। मतलब एक उसको दिखाने का तरीका है पीएन जंक्शन को, और कुछ नहीं है। देखो ये एरो से डिनोट करते हैं, ऐसे करके एक एरो बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ये होता है ट्राइंगल, ये पी होता है, मतलब पीएन जंक्शन का पी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल लाइन एन को रिप्रेजेंट करती है। तो a pn junction diode is symbolically represented as shown in this figure। है ये pn junction ही, बट उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन जो होती है, मतलब ये एरो है ना ऐसे करके, ये क्या बताती है? द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगी तो कैसे करंट फ्लो कर रहा है, बस उसको ये एरो दिखाती है डायरेक्शन करंट की। एंड ये बताती है कि करंट यूनिडायरेक्शनल होता है डायोड में, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड बाय अप्लाइंग। अब हम क्या करेंगे, इसको दो टाइप के बाइसिंग करेंगे, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है रिवर्स। तो यही बताया गया है कि इन दोनों के एंड्स पे, यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर मतलब चेंज्ड। यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुई थी ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि इस डायोड के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल लगा देंगे, तो अगर तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, बैरियर वोल्टेज बिल्कुल कम हो जाएगी, एंड अगर रिवर्स बाइस हो जाएगा तो बहुत इंक्रीज जाएगी। तो वो भी पढ़ते हैं कि उसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बाइस। बेटा फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, देखो जो ये हमारा पीएन जंक्शन था, पीएन डायोड बना देती हूँ मैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये पी साइड थी, एन साइड थी। पी साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, एन साइड को नेगेटिव के साथ। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम। फॉरवर्ड बाइसिंग में यही है कि देखो, बाइसिंग का मतलब तो ये होता है कि हम डायोड को एक पर्टिकुलर वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। अब कौन सी डायरेक्शन में दे रहे हैं, इसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स से हम डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम होती जाती है, एंड बैरियर पोटेंशियल भी कम होता जाता है। अगर ये हमारा क्या था, ये मान लो डिप्लीशन, ये पीएन जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे ये बैरियर पोटेंशियल है वी नॉट, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसको एक बैटरी अब सेल के साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ये डिप्लीशन रीजन थी, एंड इसकी अगर मैंने वी वोल्टेज दिया है इसको, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो ये इकट्ठा हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ होल्स, अंदर ही कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं।
तो अब क्या हो रहा है, अब इनको पुश मिल रहा है यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे पहले जो इमोबिल हो गए थे अब इनको फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बैरियर पोटेंशियल को तोड़ के, डिप्लीशन रीजन को तोड़ के अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। इसीलिए फॉरवर्ड बाइसिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करने लग जाएंगे एंड होल्स भी मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन कम होता जाता है एंड इसकी जो हाइट बचती है बैरियर पोटेंशियल की, V माइनस V नॉट बचती है। ठीक, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस सेमीकंडक्टर डायोड, जब हम एक सेमीकंडक्टर डायोड पे एक्सटर्नल वोल्टेज V अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, सच दैट P साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया एंड N साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, N साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। इसको क्या बोला गया, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, the applied voltage mostly drops across the depletion region and voltage drop across P side and N side is negligible। ये इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, the direction of applied voltage V is opposite to the, किसके ऑपोजिट होगी, बैरियर वोल्टेज के। ठीक है, built in potential V नॉट, built in बोल लो बैरियर बोल लो सेम ही बात है। as a result the depletion region layer decreases and barrier height is reduced। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो डिप्लीशन रीजन होता है वो कम होता रहता है एंड बैरियर हाइट भी, बैरियर हाइट कम होती रहती है, रिड्यूस होती रहती है। द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग इज V नॉट माइनस V। ये इफेक्टिव हाइट होती है। मैंने यहाँ क्या लिखा था, मैंने यहाँ वेट V नॉट माइनस V होती है। ठीक है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल, अगर अप्लाइड वोल्टेज स्मॉल है, मतलब जो हमने V अप्लाई किया वो स्मॉल है, तो कम डिक्रीज होगी हाइट, बैरियर हाइट। ठीक है, तो द बैरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस ओनली स्लाइटली बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू एंड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर्स इन द मटेरियल हैपन टू बी अपरमोस्ट विल पोजेस एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन। मतलब जो बिल्कुल उस पे बॉर्डर पे है ना, सिर्फ वही उनको ही एनर्जी मिलेगी कि वो जंक्शन को क्रॉस कर पाए, अगर हमने टर्मिनल वोल्टेज या V की वैल्यू बहुत स्मॉल रखी है तो। ये कहने का मतलब है इसका। सो द करंट विल बी स्मॉल, तो करंट जो होगा, अब ऑब्वियसली अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो करंट फ्लो करेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की तो खास बात यही होती है कि इसमें करंट फ्लो करता है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो स्मॉल फ्लो करेगा अगर हमने जो हमारी V है, आउटपुट वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज जो उसकी वैल्यू स्मॉल है तो। ठीक है, so the current will be small if we increase the applied voltage। अगर हम applied voltage को increase करेंगे तो the barrier height will be reduced more and the number of carriers will have the required energy। तो और ज्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को जो फंसे हुए हैं उस पीएन जंक्शन में, उस डिप्लीशन रीजन में। thus the current increases, तो करंट क्या हो गया, और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए। Due to the applied voltage, electrons from N side cross depletion region and reach P side। अब जब हमने वोल्टेज दे दी तो जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे, बचे हुए थे, और पी साइड में होल्स, तो ये क्या, इनका मूवमेंट शुरू हो गया है। सिमिलरली होल्स फ्रॉम पी साइड क्रॉस द जंक्शन एंड रीच द एन साइड वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये इतना ज्यादा नहीं पूछता है आपसे, ये मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं पूछा जाता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये पढ़ लेना कि द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट इज द सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। ये भी इतना नहीं पूछता है, बट इसकी वैल्यू जो है ये कितने में होती है, मिली एम्पियर में होती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में सबसे पहली बात तो डायोड ऑन हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो करने लग रहा है। करंट फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे उस किसमें, पीएन जंक्शन में, डिप्लीशन रीजन में, उनको फोर्स मिल गई, उनको पुश मिल गया और वो क्रॉस कर लेंगे बैरियर, उसको बैरियर को, एंड ट्रैवल कर लेंगे जंक्शन में। ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा एंड उस करंट क्या होता है, मिली एम्पियर की रेंज में होता है। उसके बाद है पीएन डायोड अंडर रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में क्या होगा, बहुत इजी है रिवर्स बाइसिंग। देखो रिवर्स बाइसिंग में ये डायोड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, एन साइड को पॉजिटिव के साथ, तो ये बन गया हमारा रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में डायोड ऑफ रहता है, रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में जो बैरियर, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने, ये V मैंने प्रोवाइड करी,
ये V उस बैरियर वोल्टेज को और सपोर्ट करेगी और बढ़ा देगी, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो और बढ़ता जाएगा, इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यही बोला गया है यहाँ पे, देखो when external voltage V is applied across the diode such that N side is positive and P side is negative, it is said to be reverse bias. P side is negative and N side is positive, बताया मैंने डायग्राम में। तो ये क्या हो गया हमारा रिवर्स बाइसिंग। The applied voltage mostly drops across the depletion region. The direction of, देखो अब इसमें डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज मैंने अप्लाई करी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। जो बैरियर पोटेंशियल का बताती हूँ मैं यहाँ पे बना के आपको, यहीं पे बनाती हूँ। ये हमारा पीएन जंक्शन था, अगर ये डिप्लीशन रीजन, ठीक है, तो ऐसे कुछ करके बनती थी बैरियर, या फिर वी नॉट बोल लो, है ना। तो अब देखो दोनों की सेम है बिल्कुल डायरेक्शन, तो ये सपोर्ट करेगा और ज्यादा, तो जो नेट बैरियर हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी नॉट प्लस वी हो जाएगी। ये देखो रिवर्स बाइसिंग इज वी नॉट प्लस वी, द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर रिवर्स बाइस इज वी नॉट प्लस वी। तो दिस सप्रेसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है उन्हें पुश नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वो मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है। डन। बस इसमें और तो कुछ नहीं पढ़ना है, ये मुझे नहीं लगता आपको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड नेग्लिजिबल, माइक्रो एम्पियर्स की रेंज में, है ना, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग में था वो मिली एम्पियर की रेंज में था। आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फॉरवर्ड बाइस के कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखो ये पूरे दोनों बना रखे हैं एनसीईआरटी में, अलग अलग से नहीं दे रखा, एक ही में बनाया है, आपसे अलग भी पूछ सकता है। तो ये जो ऊपर वाला है ये वाला ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बाइस का है, ठीक है, एंड जो ये वाला है ये रिवर्स बाइस का है। ये होता कैसे, इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये इस पूरे के पूरे इसमें दे रखा है, बट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो हमें पता है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने प्रोवाइड करी है वो ओवरकम कर देती है बैरियर पोटेंशियल को, है ना, बट कुछ टाइम लगता है। बैरियर पोटेंशियल की कुछ वैल्यू होती है, तो जब वो उस वैल्यू को पार कर देती है हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज, तब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पहले फॉरवर्ड बाइस के देखते हैं। देखो पहले जैसे ही हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, धीरे धीरे करके करंट फ्लो करेगा। तो अभी यहाँ पे 0 है करंट की वैल्यू, फिर नहीं किया, फिर नहीं किया, बट मान लो कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुंचा और उसने उसको बैरियर जो पोटेंशियल थी उसको ओवरकम कर लिया, किसी की 0.7 है, किसी की 0.3 वोल्ट्स है, तो उसको ओवरकम कर लिया, फिर एकदम से क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन 0 हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, बैरियर हाइट बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगी, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और करंट एकदम रैपिडली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यही है हमारा क्या, फॉरवर्ड बाइस का कैरेक्टरिस्टिक। समझ आई। रिवर्स बाइस में क्या है, रिवर्स बाइस में भी करंट फ्लो करता है, बट कैसे फ्लो करता है, एकदम से ब्रेक डाउन होता है, पहले कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल 0 करंट है, बट एक ब्रेक डाउन वोल्टेज आती है, ये VBR जो लिखा है इसका मतलब यही है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब एकदम से क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे फॉरवर्ड बाइस के एंड रिवर्स बाइस की, आपको एक ही ग्राफ में दे दिया है, तो ये देख लेना। यहाँ पे ये डायग्राम से डिपिक्ट कर रखा है कि ये पीएन जंक्शन है, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग है ये, क्योंकि पी पॉजिटिव के साथ है, एन नेगेटिव के साथ है, एंड करंट मिली एमीटर से मेजर कर रहे हैं क्योंकि उस रेंज में होता है ये रिवर्स बाइस है क्योंकि पी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, एन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एंड करंट माइक्रो एमीटर से मेजर कर रहे हैं क्योंकि माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है करंट। ठीक है, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछता है आपसे, इसमें कुछ और नहीं पूछेगा, बस ये ड्रॉ करने के लिए ही बोलेगा, तो इसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से। आगे चलें।
तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर, तो डायोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसके अंदर, तो रेक्टिफायर में भी हम डायोड को ही यूज करते हैं। अब इसमें जो डायोड है उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग में जो प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिडायरेक्शनल करंट मतलब फ्लो करता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वो यूज करके हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रेक्टिफायर में मतलब स्ट्रिक्टली जो इसमें दे रखा है वही आपको समझाऊंगी कि क्या दे रखा है। तो VI, from the VI characteristics of a junction diode, we see that it allows current to pass only when it is forward bias। अभी मैंने आपको बताया कि डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग में ही करंट को क्या करता है, पास कराता है ना। So if an alternating voltage is applied across a diode, the current flows only in that part of the cycle when it is forward biased। रेक्टिफायर का बेसिकली काम क्या है कि रेक्टिफाई करना है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, देखो ये रेक्टिफायर है। अब दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है एंड फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं। सबसे पहले तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही यही है कि वो जो डायोड की फॉरवर्ड बाइस की प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करके ही हमारा रेक्टिफायर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा वाला रेक्टिफायर हो गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। So this property is used to rectify alternating voltages and circuit used for this purpose is called rectifier। इन्हीं को ही हम रेक्टिफायर कहते हैं। If an alternating, अब देखो काम कैसे करता है ये। If an alternating voltage is applied across diode in series with the load, ये डायोड, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी गई है यहाँ पे, और ये हमारा डायोड है, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा कि सबसे पहले ये इनपुट है, ये पूरा का पूरा इनपुट है ना, क्योंकि हमने ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई है तो ये इनपुट है। आउटपुट ये कैसे आया है, देखो ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल पढ़ेंगे। अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें, मतलब जब ये वाली साइकिल इसके अंदर जा रही है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा एंड म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, है ना। अब देखो जो डायोड है ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया। तो पी साइड ऑफ द डायोड, ये पी है और ये एन है, पी साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा और वो कर देती हूँ। P side is connected with positive and N side is connected with negative। तो ये कैसा हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई एंड फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट फ्लो करता है। तो जब यहाँ पे हमने क्या दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल थी जब हमारी, तो यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया एंड डायोड, ये डायोड ऑन हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो यहाँ से एक आउटपुट वेव हमको मिलेगी, ठीक है। अब जब नेगेटिव हाफ का केस होगा, मतलब जब दूसरा साइकिल होगा ये वाला नेगेटिव साइकिल, तो क्या होगा इसमें, नेगेटिव साइकिल में पोलैरिटी अलग हो जाएगी, ये नेगेटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब डायोड का एन पी साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, एन साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइस, है ना। एंड रिवर्स बाइस में कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे जब साइकिल्स कंटिन्यू होती जाएंगी, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, फिर से नेगेटिव होगा तो कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। इसमें यही लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ए पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस है, ए नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बाइस है एंड डज नॉट कंडक्ट। एक बार गो थ्रू कर लेना इससे कि व्हेन द वोल्टेज ए इज पॉजिटिव, ए पे जब पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस है एंड कंडक्ट कर रहा है, एंड जब ए पे नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बाइस है एंड कंडक्ट नहीं कर रहा। ये पूरे पैराग्राफ में बस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या डेफिनेशन है बेटा, देखो आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज मिल तो रही है, वैरी कर रही है, एक साइकिल में है एक साइकिल में नहीं है, फिर दूसरी साइकिल में है, वैरी कर रही है बट है तो सही, तो इसी को ही रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि वेव तो मिल रही है, ऑल्टरनेटिंग से डायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया ना, बट आधी वेव कन्वर्ट हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर बोल दिया। तो यहाँ पे यही है कि द आउटपुट वोल्टेज दो स्टिल वैरिंग इज रेक्टिफाइड एंड only in one direction, so the wave is rectified। Since the rectified output of this circuit is only for half of the input wave, it is known as half wave rectifier। आधी वेव के लिए इसलिए उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोल दिया। अब इसमें फुल वेव रेक्टिफायर है, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है।
देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होते हैं, यहाँ पे है ये ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे दो डायोड D1 एंड D2। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हमारा इनपुट वेव है, ठीक है, जब इनपुट वेव जाएगी मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये पॉजिटिव था, तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये भी पॉजिटिव, तो इस केस में जो डायोड D1 होगा वो ऑन होगा एंड D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जो आउटपुट वेव मिल रही है, ये देखो ये आउटपुट वेव मिल रही है, ये हमें D1 की वजह से मिल रही है, ठीक है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, जो D1 होगा वो ऑफ हो जाएगा एंड D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो अब जो हमें आउटपुट वेव मिलेगी वो हमें D2 की वजह से मिलेगी। तो ऐसे क्या होगा, किसी भी वेव में हमारी आउटपुट वेव स्टॉप नहीं होगी, किसी भी साइकिल में, पॉजिटिव में D1 ऑन, नेगेटिव में D2 ऑन, तो वेव तो अपने को मिल ही रही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, जो कि यहाँ पे दे रखा है। देखो, द सर्किट यूजिंग टू डायोड्स गिव्स द आउटपुट रेक्टिफाइव कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ ऑफ द एसी साइकिल। जो सर्किट है जिसमें दो डायोड लगे हैं, उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ रहा है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। हियर द पी साइड ऑफ द टू डायोड्स आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरा का पूरा बता रखा है कि कैसे उसको बनाया है, ठीक है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है हमने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अब इसके बाद क्या है, इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो देख लेना है एक बार इसको, ठीक है। सो द डायोड D1 गेट्स, देखो सबसे पहले D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया एंड कंडक्ट्स, व्हाइल D2 इज रिवर्स बाइस एंड डज नॉट कंडक्ट। हेंस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट द आउटपुट करंट एज शोन इन दिस फिगर। मतलब पॉजिटिव हाफ से D1 की वजह से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, इन द कोर्स ऑफ द AC साइकिल व्हेन द वोल्टेज एट A बिकम्स नेगेटिव, मतलब जो A पे नेगेटिव हो गई, तो क्या हुआ यहाँ पे, जो बी पे पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उल्टी साइकिल हो गई है अब। तो इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल डायोड D1 वुड नॉट कंडक्ट बट D2 वुड, तो D2 ऑन हो गया एंड D1 क्या हो गया, ऑफ। तो आउटपुट उसकी वजह से मिल रहा है हमें, ठीक है। दस वी गेट आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग बोथ द पॉजिटिव साइकिल्स, ड्यूरिंग बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल, यही लिखा है। बस इसमें यही है कि इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये वाला पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही है कि डायोड जो है उसकी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी को यूज करके रेक्टिफायर परफॉर्म करता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये हमारा पूरा सेमीकंडक्टर्स का जो है एनसीईआरटी थी लाइन बाय लाइन, एंड आई होप आपको पसंद आया। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।